यार जब मैं क्लास 11 में था तब मेरे कोचिंग के मॉक टेस्ट में 100 से भी कम नंबर आते थे। मेरे कोचिंग में आधे से ज़्यादा सिलेबस बैकलॉग में था और उसके साथ साथ कोचिंग में बार बार टीचर चेंज हो रहे थे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण मेरा क्लास 11 ऑलमोस्ट वेस्ट सा हो गया और बार बार मेरे दिमाग में यही आता था कि यार मेरा आईआईटी में नहीं हो सकता। बट इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने आईआईटी क्रैक किया। मुझे पता है कि अभी आपके साथ भी यही सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। कोचिंग के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, करंट बैच में सिलेबस क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। बट स्टिल मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप अपना 100% अभी से देने के लिए रेडी हो तो यू कैन क्रैक आईआईटी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रोड मैप दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप जीरो से स्टार्ट करके कैसे आईआईटी क्रैक कर सकते हो। और अगर आप 100% देने के लिए रेडी हो तो यार एक कमेंट कर देना, आई विल गिव माई 100% और उसके साथ साथ अपना ड्रीम कॉलेज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, कुछ दिन के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 12 का सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है। अब मैक्सिमम बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि भैया जब 12 का चैप्टर्स कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो हमें क्या वो समझ में आएगा, बिकॉज हमारा 11th में ही बैकलॉग्स है, बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम्स है, अच्छे से क्वेश्चन नहीं बनते, तो क्या 12 में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। उसके साथ साथ कुछ बच्चे का ये भी है कि भैया 12 के साथ साथ हम 11 के टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, और भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स है। यार एक चीज समझाता हूँ, देखो यार आपका जो क्लास 12 है उसका जो वेटेज है आईआईटी जेईई या मेंस और एडवांस दोनों में अगर कंसीडर करोगे तो 50-60% से ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 12 के चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हमें 12 को सबसे अच्छे से करना है। अगर आपको जेईई में एक अच्छा रैंक लाना है तो 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 को अच्छे से करने के लिए हमें कुछ 11th के ऐसे चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्री रिक्विजिट्स कह सकते हो, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना होगा, तभी आपका 12 स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं कर रखा है तो 12 में आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। तो ये सारे चैप्टर्स मैं बताऊंगा, ये चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, सब कुछ प्रॉपर रिसोर्सेज दूंगा। बट ये चैप्टर्स बताने से पहले एक चीज आपको समझाना है कि यार अभी तक आपने अपने 11th वेस्ट किया, इसका मेन रीजन होगा कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो, या फिर आप डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हो, या फिर आपसे सही से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बाय द वे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका 11th क्यों वेस्ट हुआ है, सो दैट मेरे को आपकी प्रिपरेशन के बारे में और अच्छे से पता चले। बट मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो, इसलिए मैं आपको एक जनरलाइज टाइम टेबल फॉलो करने के लिए एडवाइस करूंगा। और आज मैं खुद एक शेयर कर रहा हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये टाइम टेबल फॉर नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट है, दैट इज डमी स्टूडेंट है उनके लिए। बाकी अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल में चेंजेस कर सकते हो। ये टाइम टेबल आपको जस्ट हेल्प करेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के लिए क्या हमें टाइम टेबल बनाते समय याद रखना है। अब जैसे कि 3 आवर्स का सिटिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम जो होगा वो 3 घंटे में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके साथ साथ देखो, आप 6 बजे सुबह उठ के 6:30 से आप फ्रेश होकर पढ़ाई कर रहे हो, 6:30 से 8:30 2 घंटे का स्लॉट है। इस समय आप रिवीजन और वो चीज़ें पढ़ सकते हो जिसमें आप ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखना, बिकॉज सुबह सुबह हम बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर 9 से 1 4 घंटे का स्लॉट है, इसमें आपको सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 2 सब्जेक्ट लेके प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 से 2 फिर लंच और शॉर्ट नैप ले लिया। 2 से 6 2 सब्जेक्ट अगेन ले लिया, इसमें आप थ्योरी देख सकते हो या फिर प्रैक्टिस, जो भी आपको सही लगे। फिर 6 से 6:30 एक ब्रेक ले लिया, फिर 6:30 से 8:30 एक थ्योरी टाइम है। 8:30 to 9:30 आप डिनर कर लिया, रेस्ट कर लिया, एंड फिर 9:30 से 12:30 एक 3 घंटे का स्लॉट है, इसमें वापस आप थ्योरी कर सकते हो जो आपके बैचेज में हो रहे हैं। तो ये एक टाइम टेबल है जिससे आपको समझ में आएगा कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हो। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू आप अपना टाइम टेबल डिजाइन कर सकते हो और अपने स्टडी टेबल के सामने उसको स्टिक कर देना, सो दैट आप उसको डेली फॉलो कर सको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जब मैं कोटा में जेईई का प्रिपरेशन करता था तब मेरे को फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था, क्योंकि मेरा फिजिक्स बहुत वीक था। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता था और इसका मेन रीजन था मेरे कोटा कोचिंग में टीचर्स का पढ़ाने का तरीका। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फिजिक्स के टॉपिक्स हो गए इंटरफेरेंस पैटर्न, बीट्स, मैग्नेटिक फील्ड, इन सबको समझने के लिए आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे प्योर रोलिंग के केस में बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में वेलोसिटी 0 होता है, बट यही चीज हमें टीचर्स है ना एज्यूम करा देते, बोल देते और हम एज्यूम कर लेते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट गैप के कारण क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जब प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, बिकॉज उसी चीज को वो अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाते। और इसी चीज को सॉल्व किया है विजुअल फिजिक्स ने, जहां आपको एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू ये सारे कॉन्सेप्ट गैप फुलफिल करा जाएगा, जिससे आप प्रॉपर विजुअलाइज कर पाओगे और अपने क्वेश्चंस को मास्टर कर पाओगे। भैया ये विजुअल फिजिक्स है क्या? ये एक इन डेप्थ कोर्स है जिसमें आपको 3 से 4 मिनट के एवरेज वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन सबको प्रॉपर एनिमेशंस के थ्रू विजुअलाइज कराया जाएगा और जिससे आप प्रॉब्लम्स को मास्टर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 5000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे विद एनिमेटेड वीडियोस एंड टेक्स्ट सॉल्यूशन, जिससे आप फिजिक्स को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। बाकी यार रिवीजन और बैकलॉग्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट चीज है जिससे आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज, इसका जो एनुअल फीस है वो आपके एक लार्ज साइज पिज्जा के बराबर है।
बाकी इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप खुद जाके ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो वीडियोस है वो फ्री है, आप देख सकते हो। बाकी ये जो ऐप है ये आपको एंड्रॉयड iOS के साथ साथ विंडोज़ में भी अवेलेबल है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विंडोज़ यूज़ नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए स्पेशली। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है भैया जो हमें 12 में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ऐसे कौन से प्री रिक्विजिट चैप्टर है जो हमें आना बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के चैप्टर से जो आपको 12 में रिक्वायर्ड है। जब सबसे पहले है यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेकंड है वेक्टर्स, थर्ड है काइनेमैटिक्स 1D, फोर्थ काइनेमैटिक्स 2D, फिर आता है एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन। ये सारे चैप्टर्स जो है ये सारे मैकेनिक्स के चैप्टर्स है फिजिक्स में, जो आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा होगा, बट ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपको ये चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते तो डेफिनेटली आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगा अगर आप जब 12 पढ़ने जाओगे। फिर आते हैं हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स में जो कि आपको 12 में रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहला है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा, या फिर इवन केमिस्ट्री में ही सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम आ सकता है। फिर आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें आइडियल गैस की इक्वेशन आप ये सब पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे गिब्स का फ्री एनर्जी फार्मूला, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें बेसिकली हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे पीएच का हो गया, सॉल्युबिलिटी बेसिक के फार्मूलाज करते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता है तो आगे आप जो चैप्टर पढ़ोगे जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सब चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम आता है। फिर आता है रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। IUPAC, ठीक है, नेमिंग के लिए, लाइक ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम आएगा अगर आपको कंपाउंड्स का नेमिंग ही नहीं आता है, ठीक है। फिर आते हैं मैथ्स के चैप्टर में जो कि आपको 12 में लगेगा। सबसे पहला आता है लॉगरिथम। यार मैथ्स में आप मैक्सिमम इक्वेशंस में देखोगे कि लॉगरिथम इन्वॉल्व होता ही है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बेसिक फॉर्मूलाज आना चाहिए आपको। फिर आता है कोऑर्डिनेट इक्वेशन, यार रूट्स निकालना, तो ले दे के आप जो भी मैथ्स के सोल्यूशन के एंडिंग में पहुंचोगे तो रूट्स निकालना एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर कंपाउंड एंगल्स हो गया, बेसिक फॉर्मूलाज इसमें आना चाहिए आपको। फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन, आप आगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैथ्स को बहुत ईजिली आप कैसे थिंक कर सकते हो उसके लिए चैप्टर बहुत अच्छा है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसमें स्टैंडर्ड कुछ ग्राफ्स है वो सब आपको आना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी बेसिक्स में अगर आप स्ट्रेट लाइन ये सब अच्छे से कर लेते हो तो आगे आपको कोनिक सेक्शन ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं वीडियो के एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि भैया इन चैप्टर्स को कवर कहाँ से करना है, क्या लेक्चर्स फॉलो करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है। तो देखो यार, सबसे पहले मैं 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा। पहला कैटेगरी वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी मतलब ये चैप्टर्स पढ़ नहीं रखा है, बिल्कुल भी नहीं किया और बेसिक्स भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और सेकंड कैटेगरी वो स्टूडेंट है जिन्होंने बेसिक्स कर रखा है या फिर पहले नोट्स बना लिया, चैप्टर्स कर लिए बट अभी याद नहीं आ रहा है। तो सेकंड कैटेगरी वाला अगर आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक वन शॉट के से गो थ्रू कर सकते हो, जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। बहुत सारे वन शॉट्स है यूट्यूब में, मंजिल हो गया, अनअकैडमी आइटम्स में बहुत अच्छे वन शॉट मिल जाएंगे, वोरा क्लासेस में मिल जाएंगे, तो आप इन सब से गो थ्रू कर सकते हो और उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद फाइनली सॉल्व्ड एग्जाम्पल कर सकते हो, बिकॉज सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। तो ये तरीका आप कर सकते हो। अब अगर फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो जो आपको कुछ भी नहीं आता, तो मैं आपको बोलूँगा कि अभी आपके पास एक टाइम है, आप अपने कोचिंग के लेक्चर्स को के साथ जा सकते हो, कोचिंग के लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो। ये सारे चैप्टर्स, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, तो आप अपने प्रॉपर कोचिंग के लेक्चर्स करो। उसके बाद अपने DPPs जो कोचिंग के हैं वो करो और मॉड्यूल्स कर लो। अगर आपके पास टाइम है, मॉड्यूल्स के फर्स्ट 1-2 एक्सरसाइजेस कर लो और ट्राई करना PYQs करने का। आप मॉड्यूल्स एक बार अवॉइड कर सकते हो, बट DPPs और PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ठीक है। सो आई एम सेइंग यार, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को तो करो और अपना 11th को अच्छा कर लो, सो दैट जो भी चीज़ें मैंने बताया प्री रिक्विजिट उसको कंप्लीट कर लोगे तो 12th स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और 12th सबसे इंपॉर्टेंट है आपके IIT JEE में एक अच्छा रैंक लाने के लिए, ओके। बाकी यार, मैंने अपने साइट से जो भी रिसोर्सेज मैं बता रहा हूँ, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स का PDF, PYQs हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गए, या फिर रिवीजन के लिए फॉर्मूला शीट हो गया, सब कुछ मैंने ना टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड कर दिया, जिसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। बाकी एक चीज़ बोलूँगा कि स्टिल आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो अपना टाइम है ना वेस्ट मत करो, मेरे से बात कर लो, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, या फिर खुद मेरा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ मैं आपसे पर्सनली एवरी डे कनेक्ट होऊंगा, आपको हेल्प करूँगा और आपको हेल्प करूँगा जितने भी प्रॉब्लम्स है सब शॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो यार फाइनल एक चीज़ बोलूँगा कि यार प्लीज़ अपना टाइम इफेक्टिवली यूज़ करो। मैं नहीं चाहूँगा कि आपके जो सीनियर्स अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो JEE 2025 एस्पिरेंट्स है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो चीज़ आपके साथ ना हो। इसलिए अपना ये टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो और जो भी प्रॉब्लम्स है तो ऋतिक भैया है आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग.